हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज में हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पीढ़ी के जो मार्च में जो घटनाएं हुए, यानी कि जो ये मार्च का मैगजीन है, इसमें हम लोग जो जनवरी में घटनाएं हुई उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो हर एक सीरीज में दो दो मंथ का लेकर चल रहे हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो घटनाएं बात करेंगे वो जनवरी में जो घटनाएं घटित हुई और जून में जो घटनाएं हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह प्रतियोगिता दर पर है, वहाँ से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण मैगजीन है उन सभी का महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं का चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय घटनाओं में देखेंगे कि जून से संबंधित घटनाएं हैं, तो जून नहीं जनवरी से, क्योंकि ये मार्च का पीढ़ी है। तो राष्ट्रीय घटनाएं नेशनल इवेंट में पहला देखेंगे। पहला बिंदु देखेंगे कि जनवरी में अगर देखा जाए तो जो मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे अगर राष्ट्रीय घटनाओं पर, तो 14 जनवरी 2022 को जारी भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो बीता वर्ष 2021 था वो क्या होगा, 1901 की तुलना में यह पाँचवा सबसे बड़ा गर्म वर्ष रहा। हालांकि हम लिखेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा, तो बस ध्यानपूर्वक आप सुनते चलेंगे, आपको सब रिवीजन हो जाएगा। और अन्यथा नया पॉइंट है उसे आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग जानिए कि जो 14 जनवरी को जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्या किया गया, जारी किया गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1901 के बाद 2021 पाँचवा सबसे गर्म वर्ष रहा। फिर सेकेंड पॉइंट की देखेंगे कि जनवरी 2022 में देश में निर्मित जो ब्रह्मोस है उस मिसाइल का निर्यात के लिए पहला ऑर्डर फिलीपींस की ओर से आया। तो काफ़ी अच्छी बात है। और यह जो लगभग जो डील था वह 37.5 करोड़ डॉलर का था, तो उस पर हस्ताक्षर किया गया। तो ध्यान में रखेंगे जो देश में निर्मित ब्रह्मोस के निर्यात के लिए जो पहला ऑर्डर हुआ फिलीपींस के द्वारा आया। थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तीसरा बिंदु पे नेशनल इवेंट के हम लोग देख रहे हैं। तो तीसरा बिंदु पे हम लोग चलते हैं, 11 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने देश में ही विकसित कम वजन वाली मानव निर्मित जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल, जिसे आप कह सकते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। अभी प्रशिक्षण नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षण 7 से 8 होते हैं, सभी का मानक होता है, उसके बाद वो शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पर देखेंगे कि स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत, जो विक्रांत है आपको पता होगा, अभी हम लोग जनवरी में देख रहे हैं, फिर लास्ट सितंबर आते आते उसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जो विक्रांत है स्वदेश निर्मित सबसे पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के समुद्री प्रशिक्षण का एक और जो क्या किया गया दौरा संपन्न किया गया, वह 19 से 17 जनवरी 2022 को किया गया। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा स्वदेश निर्मित है, लगभग 45,000 टन के बराबर कैपेसिटी इसका है। नेक्स्ट हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे, जब सितंबर में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि और भी क्या क्या खूबियाँ हैं जो शामिल किया गया। जब अभी तो प्रशिक्षण ही जनवरी में हो रहा है और वही सितंबर आते थे शामिल कर लेता है। फिर देखेंगे दिसंबर 2021 में ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाली C2C आप कह सकते हैं प्रशिक्षण किया गया एक ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट के 12 जनवरी 2022 को सीमा पर भारत व चीन के बीच सैन्य तनाव जो समाप्त करने के लिए, वो आप देख रहे थे कि भारत और चीन के बीच क्या होता है जब सैन्य तनाव होता है, तो उन दोनों के बीच वार्ता होते रहता है। ये 14वां वार्ता था, इसके पहले हम लोग जुलाई में देखे थे, तो वो 16वां वार्ता वहाँ संपन्न हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं घटनाओं के, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ नज़र डालते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इंटरनेशनल इवेंट में हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं कि जनवरी 2022 में 9 वर्ष के अवसर पर ब्रिटेन के जो महारानी होते हैं वह 1997 से 2000 के बीच में जो ब्रिटेन के पीएम रहे थे, कौन, लेबर पार्टी के टोनी ब्लेयर को नाइटहुड के क्या किया गया, उसको सम्मानित उनको किया गया, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नाइटहुड के जो सम्मानित किए गए वो कौन थे, तो वह थे टोनी ब्लेयर थे। तो जो कब रहे थे वह 1997 से 2007 के बीच ब्रिटेन के पीएम रहे थे और लेबर पार्टी से थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बढ़ रही भीड़भाड़ के प्रदूषण के कारण अब वहाँ के जो राजधानी जकार्ता था उसको देखते हुए बदलने की बात चल रही है। और ये हमारा नाइबोर कंट्री है, पूछने का ज़्यादा संभावना, तो वह बोर्नियो द्वीप, आप देखेंगे कि ऊपर जो इंडोनेशिया के नीचे इंडोनेशिया का द्वीप है बोर्नियो द्वीप, तो उस बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर पर हस्तांतरित करने का क्या चल रहा है, बात चल रहा है, और इसको लेकर विधेयक भी पारित हो चुका है। जैसे ही आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट की ओर। 25 जनवरी 2022 की बात है कि विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार के स्थिति को लेकर क्या किया गया, भ्रष्टाचार बोध सूचांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का 180 देशों में 85 स्थान किया गया, जिसमें 40 सूचांक के साथ रहा। हालांकि इसके पहले 2020 में देखेंगे तो वह 86 पॉइंट था, यानी 86वां उसका रैंक था, एक पैदान में सुधार हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 जनवरी 2000 यानी कि 30 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के बीच क्या होता है। इस बीच क्या होता है कि जो इजराइल के राष्ट्रपति होते हैं इसाक हरजोज, वो संयुक्त अरब अमीरात
जो संयुक्त अरब अमीरात, अभी तो शेख मोहम्मद बिन जायद होते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वह उनकी पहली यात्रा आती है और दोनों के बीच सामान्य स्थिति बना हुआ रहता है। क्योंकि इजराइल आप देखेंगे वही मिर्च सागर के बीच में, ऊपर इजराइल है, नीचे सऊदी अरब है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टसन, थोड़ा सा दोनों के बीच मनमुटाव काफ़ी समय से था। लेकिन जब वहाँ के इजराइल के जो राष्ट्रपति बने, वह क्या किए, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, जिससे दोनों के बीच सामान्य क्या रहा, स्थिति रहा, और जो भी है व्यापार का अक्सर उसकी ओर बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 30 जनवरी से 31 जनवरी को देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन के अनिवार्यता का विरोध को लेकर क्या हुआ था। कनाडा में एक कॉन्वॉय वहाँ पर हुआ था, यानी काफ़ी बड़ा एक तरह से कहिए कि विरोध किया गया था। वह जो विरोध था ट्रक चालकों के द्वारा था। वह ट्रक चालक मतलब इतना विरोध किए, लगभग 20,000 से अधिक ट्रक काफिलों ने राजधानी जो ओटावा था, कहाँ के, ये कनाडा के जो ओटावा में फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से एक विशाल ट्रक जुलूस निकाला था। लगभग 70 किलोमीटर तक जाम हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा, उसको सैटेलाइट से देखा गया तो एक अलग तरह का मतलब नज़ारा दिख रहा था। तो वही 30 से 31 जनवरी के बीच कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर क्या किया, विरोध में कनाडा के हज़ारों ट्रक चालकों ने फ्रीडम कॉन्वॉय नामक क्या किया, वो विरोध किया, इसको चलाया, एक कॉन्वॉय निकाला जिसमें विशाल ट्रक जुलूस के कारण राजधानी जो कहाँ था, वहाँ पर 70 किलोमीटर वाहनों की कतारें लग गई थी। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP। हालांकि इसमें भारत नहीं है, इसमें 10 प्लस अन्य 5 देश हैं। तो इसमें आसियान देश है। आसियान देश कौन कौन है आपको ये पता होना चाहिए। भारत के बगल में म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के नीचे हो गया कंबोडिया हो गया, कंबोडिया के बगल में लाओस हो गया, अब लाओस के बगल में वियतनाम हो गया, उसके बाद नीचे आ जाइए मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया। देखिए ब्रुनई और बोर्नियो अलग है। बोर्नियो द्वीप है इंडोनेशिया के बगल में, ब्रुनई एक तरह से देशी है। उसके बाद फिलीपींस हो गया, 5 अन्य देश। वही नवंबर 2020 में संपन्न क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था, और वही जनवरी 2022 में लागू हुआ था। तो हर पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता किन देशों के बीच हुआ, उसका नाम क्या था, तो वह रहा RCEP रहा। उसके बाद 27 जनवरी 2022 को 69 वर्ष के पश्चात एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व वाली जो था टाटा समूह को झोली में डाल दिया गया। यानी कि जो एयर इंडिया विमान था वह पुनः फिर से सरकार से कहाँ चला गया, वह टाटा समूह की झोली में चला गया, वह 18,000 करोड़ की बोली के साथ। तो ये रहा कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट पर कि 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस स्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किया गया, घोषित किया गया। उसके बाद देखेंगे डिजिटल लेन देन के लिए क्या किया गया। भारत में डिजिटल लेन देन यानी डिजिटल करेंसी को चालू करने के लिए 2022-23 जो बजट जारी किया गया, जिसमें निर्मला सीतारमन के द्वारा कहा गया कि 2022-23 के बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने बताया कि क्या क्या डिजिटल करेंसी भारत के लिए वैध मुद्रा होगी, यानी डिजिटल करेंसी को लागू करने की बात हुई। उस डिजिटल करेंसी को आप नगद में बदला भी जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिजिटल करेंसी जो चालू वित्त वर्ष किस में जारी किए जाने की बात हुई, कब जारी हुई, तो वही 2022-23 की जब बजट क्या किया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी समय निर्मला सीतारमन के द्वारा यह कहा गया। नेक्स्ट हम लोग अब डालते हैं कुछ नियुक्तियां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब कौन कौन नियुक्तियां हुई उस नियुक्तियां पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। नियुक्तियां में हम लोग देखेंगे कि 14 जनवरी 2022 को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथन जो भारतीय अंतरिक्ष यानी कि इसरो के क्या बने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नए चेयरमैन के रूप में सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, पहली बार कोई महिला वहाँ पर नियुक्त हुई है न्यायाधीश के रूप में, वह आयशा मलिक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पड़ोसी देश है और वहाँ के जो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार वो उस पद पर पहुंची है आयशा मलिक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश नहीं महिला न्यायाधीश के रूप में वहाँ पर पहुंची है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनवरी 2022 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत के 3 दिन पूर्व, जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ उसके 3 दिन पूर्व जो है कौन, ये वी आनंद नागेश्वरन को क्या किया गया, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भारत सरकार का नियुक्त किया गया, और उनकी कार्यभार 18 जनवरी 2022 से वो संभालेंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि वी अनंत नागेश्वरन सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। उसके बाद हम लोग कुछ पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। पुरस्कार में हम लोग देखते हैं कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या किया गया, 29 बच्चों को पीएम ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 जनवरी 2022 को वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड की प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, उसमें दिया गया, जिसमें हम लोग देखेंगे जो कैलिफोर्निया में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया, अभिनेता के लिए विल स्मिथ को दिया गया, ऑस्कर में भी शायद विल स्मिथ को ही दिया जाता है, अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेताजी
सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो थे, वह क्या किया गया 2022 के संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान तथा व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम प्रबंधन को प्रदान किया गया। देखिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन है, ये जो शुरुआत हाल ही में किया गया 2019 से शुरू किया गया, तो इसके लिए 2022 के संस्थागत श्रेणी के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला और व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में सिक्किम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया। इसमें 51 लाख की राशि, फिर ये भारत सरकार के द्वारा 5 लाख की राशि प्रदान की गई। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के ने वर्ष 2021 में अपने 17वें जो पुरस्कार था 23 से 24 जनवरी के बीच दुबई में घोषणा की, जिसमें महिला क्रिकेट के रूप में रासेल होई फ्लिंट ट्रॉफी में भारत के स्मृति मंदाना को दिया गया और पुरुष में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ पद्म अलंकार इसमें 2022 जनवरी में दिए गए। अब देखेंगे हम लोग किनको पद्म मिला, किनको पद्म भूषण विभूषण। तो सबसे सर्वोच्च जो होता है वह पद्म विभूषण होता है। उसके बाद पद्म भूषण होता है, तो 4 पद्म विभूषण दिया गया, 17 पद्म भूषण दिया गया और 107 पद्मश्री दिया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं पद्म विभूषण किन्हें दिया गया जनवरी 2022 में। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या में जनरल बिपिन रावत, जो आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो खुद और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 13 अन्य सदस्य सभी क्या हो गए थे, मारे गए थे। उसके बाद एक जनरल बिपिन रावत को दिया गया, उसके बाद राधेश्याम खेमका को दिया गया, तीसरा कल्याण सिंह को दिया गया, चौथा प्रभा अन्न को दिया गया और 17 जो है पद्म भूषण, जो 17 पद्म भूषण है कुछ चर्चित व्यक्ति को दिया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, पश्चिम बंगाल के। देखिए, हम 17 जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं पद्म भूषण का, वो कुछ का कर रहे हैं जो चर्चित व्यक्ति हैं। इसमें से कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व जो ये थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य को दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा में हम लोग देखते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को दिया गया। उसके बाद गूगल के CEO सुंदर पिचाई को दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को दिया गया। कोविशील्ड जो है वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके संस्थापक साइरस S पूनावाला को दिया गया। तो यह ध्यान में आप रखेंगे। फिर पद्मश्री में कुछ चर्चित व्यक्ति, तो पद्मश्री हम लोगों ने देखा कि पद्मश्री जो दिया गया वो 107 लोग, तो 107 लोगों को नहीं ध्यान में रखना। कुछ चर्चित व्यक्ति जैसे सोनू निगम को दिया गया, नीरज चोपड़ा को दिया गया, अवनरी लेखरा को दिया गया, ये आपको पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। प्रबोध भगत को दिया गया, अभी पैरा ओलंपिक में उड़ीसा से हैं, जो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड लाए थे। तो इन लोगों को दिया गया। ये तक कुछ हम लोग देखे थे पद्म अलंकरण जो दिया गया पुरस्कार। अब हम लोग कुछ निधन की तरफ देखते हैं कि इस माह में यानी कि जनवरी माह में कौन ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ, जो पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। जैसे एक कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज को 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, निधन हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पुस्तक देखते हैं। तो पुस्तक में कौन है, जैसे इंडोमिटेबल अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, यह आकार पटेल के द्वारा लिखा गया। मोदी से रिलेटेड था, नाम है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, यह आकार पटेल के द्वारा। उसके बाद हम लोग कुछ खेलकूद तरफ बढ़ते हैं। खेलकूद में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल निर्माता कंपनी जो IPL का क्या कर रही थी, उस IPL टूर्नामेंट का जो प्रायोजक थी, अब वीवो के जगह पे क्या हुआ, टाटा समूह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2022-23 के लिए IPL का टाइटल प्रायोजक बना है। तो आप देखेंगे। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए नोवाक जोकोविच, जो देखिए एक घटना हुआ था जनवरी में कि जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था, आपको पता होगा ना, टेनिस के क्षेत्र में जो ये होता है 4 मुख्यतः होता है जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा जो होता है वह होता है US ओपन। तो ये जो होता है टेनिस के क्षेत्र में ये ग्रैंड स्लैम है जहाँ पर दिया जाता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जब हुआ था तो उस समय नोवाक जोकोविच जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो कोरोना के टीका नहीं लगाने के कारण उनका वीज़ा क्या कर लिया जाता, जब्त कर लिया जाता और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया, जिसके कारण वो खेल ही नहीं पाते हैं। तो उसमें नोवाक जोकोविच जीतते ही नहीं है, उसमें राफेल नडाल क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतेगा और महिला में एशले बार्टी जीतेगी। चलिए, ये तो था घटनाएँ हम लोगों ने देखा कि जनवरी से रिलेटेड था। और अगर आप मैगजीन में अगर आप देखेंगे तो इन सभी घटनाओं का वर्णन आपको कहाँ मिल जाएगा, मार्च में मिल जाएगा। अब हम लोग PD अगस्त की तरफ बढ़ते हैं कि अगस्त मैगजीन में जो घटनाएं चर्चा हुई किन किन बिंदुओं पर, तो ये अगस्त पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें घटनाओं हम लोग देखेंगे जून में संबंधित जो सभी घटनाएं हुई। तो आइए हम लोग पहला यहाँ पर देखते हैं, पहले राष्ट्रीय घटनाओं पर जोर डालते हैं, यानी नेशनल इवेंट। तो नेशनल इवेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु हम लोग देखते हैं नेशनल इवेंट से, कह रहा है कि 23 जून नेशनल इवेंट है। पहला बिंदु 23 जून 2022 को इसरो के नए चेयरमैन GSAT 7 नहीं कहिए, GSAT 24 का प्रक्षेपण किया गया।
जो ये GSAT 24 है क्या, जो जून में उसको प्रक्षेपण किया गया, उच्च स्तरीय टेलीविजन संचार एवं प्रसंस्करण सेवाएं उपलब्ध कराने में ये सहायक होगी, यह GSAT 7 जो इसरो के द्वारा 23 जून को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि हाल ही में अगर इस मंथ की बात की जाए जो अभी चल रहा है अक्टूबर में, इसमें भी आपको लॉन्च किया गया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो चौथी सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया उसमें कितना भारी था, कितना स्मॉल था। नेक्स्ट हम लोग देखिए दूसरा पॉइंट, जून 2022 में विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसे हम लोग QS रैंकिंग कहते हैं। इस QS रैंकिंग के तहत विश्व की जो शीर्ष जो संस्थाएं होती है उसको इसमें रखा जाता है, उच्च शैक्षणिक संस्थान, इसमें जो एजुकेशन से होते हैं रिलेटेड। तो 1500 संस्थानों में भारत के 41 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया QS रैंकिंग में। तो ध्यान में रखेंगे ये जारी किया जाता है लंदन स्थित एजेंसी के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, यानी कि हम लोग ये तीसरा पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे, चौथा पॉइंट देखेंगे। 13 जून 2022 को राज्य के विश्वविद्यालय के मामले में राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने का विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित किया गया। यानी कि आपको पता होगा जो विश्वविद्यालय जो भी स्टेट में होता है वो राज्यपाल के अंडर में आता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वह ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो विश्वविद्यालय की शक्तियों को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने के लिए एक विधेयक पास किया है वहाँ का विधानसभा में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DRDO में देखेंगे। DRDO में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज स्वदेश निर्मित पृथ्वी 2 का क्या किया गया, मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। यह इंपॉर्टेंट पृथ्वी 2 इसलिए क्योंकि आज तक जितने भी सैटेलाइट होता है उसका प्रशिक्षण जो किया जाता था या तो सुबह किया जाता था या दोपहर या शाम, लेकिन ये पहली बार यह रात्रि काल में किया गया, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 जून 2022 को DRDO द्वारा, आपको पता हुआ DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर V कामत, और हम लोगों ने एक और चर्चा किया था जो इसरो के नए चेयरमैन जो क्या किए गए, नियुक्त किए गए, वो कौन थे, वो सोमनाथन थे जो 14 जनवरी 2022 को नियुक्त किए गए थे। यह भी ध्यान में रखिएगा, दोनों स से स्टार्ट हो रहे हैं, सोमनाथन और समीर V कामत। तो सोमनाथन इसरो के हैं और समीर V कामत DRDO के हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो DRDO के द्वारा जो उनके चेयरमैन हैं समीर V कामत, तो DRDO के द्वारा स्वदेश निर्मित सतह से आकाश में, सतह से यानी कि सरफेस टू एयर क्या करने वाले, एक मिनट, एक मिसाइल को लॉन्च किया गया। तो हम लोग देखेंगे उस मिसाइल का नाम क्या था। हाँ वो देखिए, वो जो मिसाइल था VLSRSAM था, ये था, है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कम दूरी का आकाश, सतह से आकाश की दूरी मार करने वाली VLSRM प्रशिक्षण कहाँ किया गया, यह चांदीपुर में किया गया। चांदीपुर कहाँ, यह उड़ीसा में। APJ अब्दुल कलाम कहाँ है, वह भी उड़ीसा में। दोनों जो है प्रशिक्षण रेंज वो उड़ीसा में ही अवस्थित है। कभी कभी तो यह भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 में, आप लोग देखेंगे 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं की युवाओं की भर्ती हेतु अग्निपथ योजना लाया गया। तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था देश में, तो वह जो 14 जून 2022 का दिन था जो तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना लाया गया था। फिर हम लोग देखेंगे जून 2022 में शिवसेना जो कहाँ, महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री जो वहाँ पर बने हुए थे शिवसेना के, जिसमें 3 पार्टियों का गठबंधन से था, शिवसेना, राकपा और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार था। लेकिन आपको पता होगा कि क्या होगा, अल्पमत में आने के कारण वहाँ की सरकार गिर गई और शिवसेना को त्यागपत्र देना पड़ा, और शिवसेना की जगह पर बीजेपी का सरकार वहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व में बना, और बीजेपी के ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग नई सरकार बनाई गई। तो ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं की, जिसमें पहला बिंदु हम लोग देखेंगे यूक्रेन व मालदोवा दोनों है। जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करता है उसके 4 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी 2022 को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करता कौन, यूक्रेन और मालदीव, और 17 जून को यह संस्तुति प्रदान कर दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लैटिन अमेरिका के देश, जो लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, आप देखेंगे यहाँ पे कोलंबिया रहेगा। तो यही कोलंबिया में एक नदी भी यहाँ से गुजरती है। तो लैटिन अमेरिका के देश कोलंबिया में जून 2022 में वहाँ के राष्ट्रपति वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो को निर्वाचित हुए। अब देखिए गुस्तावो पेट्रो इसलिए चर्चित व्यक्ति हैं क्योंकि वो 17 वर्ष की आयु में ही एक गोरिल्ला संगठन में वो क्या कर चुके थे, जुड़ चुके थे, और उसमें वो कई बार जेल भी गए, फिर उसको एक पार्टी के रूप में उसको पेश किए। तो इस कंडीशन वो अपने आप में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थे कि जो लैटिन अमेरिका के जो कोलंबिया देश है उस कोलंबिया में है जो वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, वह वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान में रखने हैं क्योंकि गुस्तावो पेट्रो की बात किया 17 वर्ष पहले ही वो एक गोरिल्ला संगठन से जुड़ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2022 को बोंग बोंग मार्कोस पूर्व तानाशाह होते हैं, कहाँ के होते हैं,
यह होते हैं फिलीपींस के। तो फिलीपींस के जो मतलब वहाँ पे क्या होता है, नई सरकार का गठन होता है, तो इसमें बोंग बोंग, जिसका नाम क्या है, बोंग बोंग मार्केस, पूर्व तानाशाह शासक फर्डिनांड मार्केस के पुत्र होते हैं। उस मतलब उस नए राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं फिलीपींस के, तब उस समारोह में भारत के विदेश मंत्री, भारत के राज्य मंत्री राजकुमार रंजन और पीएम नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर आमंत्रित होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश नहीं कहिए, मतलब कहिए कि एशिया में ही आ रहा है, फिलीपींस में है, जो वहाँ पर बोंग बोंग मार्कोस जो पूर्व तानाशाह था, उनके पुत्र फर्डिनांड मार्कोस के पुत्र बने हैं राष्ट्रपति। तो क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे विशेष आमंत्रण के तौर पर, फिर राज्य मंत्री राजकुमार रंजन भी गए हुए थे, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 से 24 जनवरी 2022 को ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, और यह शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजन हुआ, जिसका मेजबानी चीन के द्वारा किया गया। एक इंपॉर्टेंट, उसके बाद G7 की तरफ बढ़ते हैं। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ, वह जर्मनी के स्लॉस, आप ध्यान में रखिएगा, जर्मनी के स्लॉस एल्मो में संपन्न हुआ। और यह जो है, अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कि G7 आप चर्चा क्यों कर रहे हैं। G7 आपको पता होगा कि G7 में 7 प्रमुख देश हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित होते हैं, बातचीत होती है। तो यानी कि एक तरह से कहिए कि विश्व के आर्थिक मंच पर G7 देशों का एक अहम भूमिका है, या तो व्यापार में ले लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में ले लीजिए। तो उसमें क्या किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे? नहीं, और भी थे, जैसे अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ये सभी लोग थे। तो उसमें क्या हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन में बेहतर भविष्य और निवेश, जलवायु और स्वास्थ्य पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने का आग्रह भी किया G7 कंट्री से। तो आपको पता होगा, जैसे वो G7 जो हो रहा था, यह आयोजन 17 से 28 जून को हो रहा था। आते वक्त जब 28 जून को वहाँ से निकले थे, तो आते वक्त उन्होंने UAE भी गया था, क्योंकि UAE में आपको पता होगा जो खलीफा का निधन हो गया और नए सरकार शेख मोहम्मद बिन जायद बने, तो उनको बधाई देने के लिए वहाँ तक कुछ समय के लिए वहाँ पर रुके थे। तो ये था G7 का दौरा, जिसमें से आते समय वो UAE भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के। उसके बाद देखेंगे जून 2022 में विश्व के रहने योग्य अच्छे शहरों के लिए ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स के आधार पर क्या किया गया, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की गई 173 देशों में भारत के 2 शहर को रहने योग्य लाया गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है लिविलिटी इंडेक्स के आधार पर, दिल्ली को 112वां स्थान पर रखा गया और मुंबई को 117वां स्थान पर रखा गया। चलिए आगे देखते हैं, जून 2022 में पर्यावरण निष्पादन सूचांक 180 देशों में से भारत का जो स्थान है 180वां है, यानी सबसे लास्ट है। पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के आकलन के लिए विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर यह जारी किया जाता है, यह रैंक, जिसमें आप देखें कि विश्व पर्यावरण सूचकांक में 180 देशों में से 180 स्थान है भारत का। फिर देखिए 2 से 5 जून 2022 को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कि राज्याभिषेक जैसे ही हुआ, तो 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया, वहाँ पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि प्लेटिनम जुबली का संबंध किससे है या किसके उपलक्ष्य में किया गया, क्यों किया गया। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक होता है तो 70 वर्ष पूर्ण होता है, उसके उपलक्ष्य में ये क्या होता है, प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया जाता है। फिर देखेंगे हंगरी के राजनयिक जो होते हैं कसाब करोसी, देखिए जो हंगरी के राजनयिक कसाब करोसी, इनको क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। यानी कि जो 77वें सत्र होगा, और 77वां सत्र वो कब से प्रभावी होगा, वो 13 सितंबर 2022 से। तो उसके अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही निर्वाचित हो जाता है, तो वही हुए हैं, हंगरी के हुए। इससे पहले जो थे 76वां पर अब्दुल हमीद थे, जो मालदीव के थे। और आपको पता होगा भारत के महासभा की अध्यक्षता का अवसर कब मिला था, 1953 ईस्वी में वह विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वो 8वें और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब उसके बाद देखिए अस्थायी होता, प्रत्येक 2-2 वर्ष पर अस्थायी अध्यक्ष भी अस्थायी जो होते हैं वह भी चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे वह जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और आपको मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये पहली बार इसमें अस्थायी सदस्य देश के रूप में होंगे, जबकि जापान तो 12 बार कर चुका है। ध्यान में रखिएगा, एक बार थोड़ा हमने अपडेट कर दिया। दक्षिण कोरिया ने पूर्णतः स्वदेश रॉकेट निर्मित, अब क्या किया, दक्षिण अमेरिका आज तक तो छोटे छोटे यंत्रों के लिए जाना जा रहा था, लेकिन आज क्या किया, दक्षिण कोरिया के द्वारा जून 2022 में क्या किया गया, एक पेलोड नामक स्वदेश रॉकेट तैयार किया गया, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया गया पहली बार 21 जून 2022 को। तो ध्यान में रखिएगा, पेलोड जो है वह दक्षिण कोरिया के द्वारा स्वदेश निर्मित, पूर्णतः स्वदेश निर्मित पहली बार 21 जून 2022 को प्रक्षेपण किया गया। फिर देखेंगे जून 2022 में स्विट्जरलैंड में स्थित, ये भी घटना जून में ही है क्योंकि जून पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा इंडियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो वही हो गया इंडियन फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा
63 देशों में से भारत का 37वां स्थान प्रतिस्पर्धा सूचांक में रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, IMD के द्वारा जो जारी किया गया 63 देशों में भारत का कितना स्थान रहा 37वां प्रतिस्पर्धा सूचांक में रहा। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO का जो 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जेनेवा में संपन्न हुआ, उस जमेला 11 से 17 जून के बीच रहा, जिसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत क्या किया, भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन क्या किया गया, दक्षिण भारत में किया गया। कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक वहाँ पर किया गया। 14 जून से 16 जून, यानी कि 2 दिन जाने में लगा। फिर DRDO, फिर देखिए एक और क्या गया, एक क्या है जैसे DDR, ये DDR क्या है, तो DDR हो गया डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। अब डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी क्या है, देखिए यह भारत सरकार के द्वारा नई योजना है DDR, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। ये जून में ही इसको लेके बात किया गया, तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नई योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रही भारत की कहानियों को खोजने और उनका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। किसके तहत, इस DDR के तहत, यानी कि डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के तहत। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या नियुक्तियाँ हुआ जून में, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो देखा जाए नियुक्तियाँ में देखेंगे कि 1 जुलाई 2022 को परमेश्वरन अय्यर जो नीति आयोग के CEO, तो आप ध्यान में रखिएगा, NITI नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया। अब देखिए परमेश्वरन अय्यर उपाध्यक्ष है। अब आपके माइंड में प्रश्न ये भी उठा हुआ कि इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए, क्या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, हाँ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई, लेकिन वो 1 मई को ही सुमन बेरी के रूप में उनको कर दिया गया। ये आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 मंथ का लेकर चल रहे हैं, तो ये घटनाएं हम लोग जुलाई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जुलाई में किनका हुआ परमेश्वरन अय्यर का हुआ, जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रुचिका कंबोज है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में वो क्या कही गई, चुनी गई। तो पहले कौन थे, TS कृष्णामूर्ति थे। तो रुचिका कंबोज जब संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाएगी। वर्तमान में वो भूटान के राजदूत थी, लेकिन अब वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई, अब TS कृष्णामूर्ति के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जून 2022 में कृष्णा श्रीनिवासन IMF एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक नियुक्त हुए। तो आप ध्यान में रखिएगा, कृष्णामूर्ति IMF एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक नियुक्त किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर जून में CBDT के, देखिए जून में क्या हुआ था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम लोग CBDT के रूप में भी जानते हैं, तो उसके चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, जैसे परमेश्वरन अय्यर भी इंपॉर्टेंट है, फिर रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई TS कृष्णामूर्ति के रूप में, फिर हम लोग कृष्णा श्रीनिवासन भी देखें जो IMF में एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक नियुक्त किए गए। फिर जून में CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। चलिए पुरस्कार में हम लोग देखेंगे कि 4 जून 2022 को अत्यंत धूमधाम से अबू धाबी में 22वां IFA अवार्ड आयोजित किया गया, यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा जो दिया जाता है वर्ष 2021 के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शेरशाह के लिए दिया गया, निर्देशक विष्णुवर्धन को दिया गया और अभिनेता विक्की कौशल को दिया गया, अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया। तो ध्यान में रखें कुछ ऑपरेशन और अभियान। अब हम लोग देखते हैं, पुरस्कार तो ज़्यादा था नहीं, तो अब हम लोग कुछ ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन क्या क्या जून में हुआ, जैसे देखेंगे कि 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला बहुदेशीय शांति वाहिनी कॉन्क्वेस्ट, ये जो है जून 2022 में 16 देशों का सैन्य टुकड़ी इसमें शामिल था, जिसमें कॉन्क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी संपन्न हुआ मंगोलिया में 6 से 19 जून का। भारत भी इसका भागीदारी रहा। उसके बाद रिमपैक, देखिए रिमपैक इंपॉर्टेंट है। रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में से एक है, RIMPAC रिमपैक 2022, क्योंकि इसमें भारत पहली बार इसमें शामिल होता है। तो भारत भी इस वर्ष शामिल होने वाले 26 देशों के द्विवार्षिक नौसैनिक संयुक्ताभ्यास जो हवाई द्वीप पे पर्ल हार्बर में 29 जून 2022 को संपन्न हुआ। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, ये तो कुछ ऑपरेशन और अभियान था। अब हम लोग कुछ विविध देखते हैं कि क्या कुछ विविध है। जैसे देखिएगा यूपी के मैनपुरी एक गांव है, वहाँ पर 4000 वर्ष पुराने यानी 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र मिले, इंपॉर्टेंट है। फिर महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद का नाम है उसका नाम बदलकर क्या किया गया, संभाजी नगर कर दिया गया। फिर उस्मानाबाद, उसका नाम धाराशिव कर दिया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखें कि संभाजी नगर और उस्मानाबाद। तो औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद को क्या कर दिया गया, धाराशिव कर दिया गया। फिर खेलकूद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खेलकूद कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे खेलकूद की तरफ देखें 14 जून को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्या किया गया था, 2020 मैच खेला गया था। तो उसमें भारत जीतने के बाद भारत लगातार 22 2020 मैच जीतने का श्रेय हासिल किया था। और यह श्रेय सिर्फ भारत को, इससे पहले अफगानिस्तान और रोमानिया भी ले चुका है 12 मैचों का जीतने का श्रेय। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन 12
12 मैच जीतने के लिए वह क्या उपलब्धि हासिल किया, ऑप्शन में दे देगा। अफगानिस्तान भी, रोमानिया भी, भारत भी। अब भारत मारकर खुश नहीं होना है, क्योंकि ये ध्यान में रखना, उससे पहले अफगानिस्तान और रोमानिया भी इसको पूरा कर चुका है। फिर दीपक हुड्डा उसी समय 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज भी बने। जून में है ये घटना। फिर 8 जून 2022 को मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की भी जून में घोषणा कर दी। मिताली राज, दीपक हुड्डा चौथे व्यक्ति बन गए 2020 में क्या है, शतक मारने वाले। उसके बाद अब हम लोग कुछ टेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं कि टेस्ट क्रिकेट होता है। इसमें इस टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के द्वारा एक ओवर में 29 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया जाता है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह ब्रेन लारा का वेस्ट इंडीज के थे, 28 रन था एक ओवर में। कहाँ, टेस्ट क्रिकेट में। तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2020 में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेस्ट में अपने आप में मायने रखता है। फिर 22 से 26 जून को 2022 में बेंगलुरु में 41 बार के विजेता जो कौन रहे, रणजी ट्रॉफी के विजेता, वो ये मुंबई टीम, उसको हराया गया पहली बार मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसी रणजी ट्रॉफी पे आप बता दीजिए कि बिहार के एक खिलाड़ी था जिन्होंने 13 शतक मारा, और वह जो था जब शायद मिजोरम या सिक्किम के विरुद्ध कोलकाता में मैच हो रहा था। अब बताइए उस बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब होता है इस जून में होता है फ्रांसीसी ओपन। तो हम लोगों ने देखा कि टेनिस के क्षेत्र में जो ग्रैंड स्लैम जो दिए जाते हैं वो 3 थे, जिसमें हम लोग 4 थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन था, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो हम लोगों ने हम लोगों ने देख लिया कि विंबलडन हुआ। विंबलडन में हम लोगों ने क्या देखा कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के थे वो उन्होंने जीता। महिला में कौन, रिबानिका कजाकिस्तान की थी, वो जीती, जो शुरू में हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम लोगों ने देखा था कि नोवाक जोकोविच तो पहुंचे ही नहीं थे, उनका वीज़ा क्या कर दिया गया था, कोरोना वैक्सीन में का टीका नहीं लगाने के कारण उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसे खेलने वह ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल ही नहीं पाए। तो राफेल नडाल उधर जीत गया। अब जो फ्रांसीसी ओपन जो होता है, कब होता है, यह जो जून में होता है, इस फ्रांसीसी ओपन का विजेता रहते हैं राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। तो दोनों राफेल नडाल हो जाते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक जोकोविच नहीं पहुंचते, उसके कारण वो वहाँ पर फायदा उठाते हैं, और विंबलडन में तो वही रहते हैं, नोवाक जोकोविच ही रहते हैं। तो इस तरह से फ्रांसीसी ओपन जून में संपन्न होता है, जिसमें राफेल नडाल, और महिला में ईगा स्विटेक पोलैंड की होती है, वो रहती है। तो आप ध्यान में रखिएगा। और विंबलडन में जिसमें क्या होते हैं, नोवाक जोकोविच होते हैं। तो विंबलडन वाले में नोवाक जोकोविच तो होते हैं, पुरुष में होते हैं, और महिला में रिबानिका होती है जो कजाकिस्तान की रहती है। देखिए ये इसका जन्म होता है रूस में, रिबानिका का। आपको पता होगा ना, इस टेनिस में जो रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के कारण रूस और एक और है, 2 देश को प्रतिबंध किया हुआ खेलने के लिए। तो ये था कुछ घटनाएं जिस पे हम लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा किया, जून को लेकर चर्चा किया, उससे पहले जून के बाद फिर जनवरी में घटनाओं पर चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।